नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम आवास में आईएएस अधिकारियों की अनौपचारिक बैठक। धामी ने अधिकारियों के साथ साझा किए आत्मीय विचार। कहा 25 वर्षों की यात्रा में कई चुनौतियों का किया सामना। देहरादून में दिव्यांगजन को बड़ी सौगात। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में की शिरकत। 169 लाभार्थियों को दी इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। अल्मोड़ा के 3 टीचर्स की मौत। खाई में गिरी कार। एसडीआरएफ ने अंधेरे में एक शिक्षक को बचाया। हल्द्वानी में शादी में शामिल होने जा रहे थे चारों। मोहन सफारी जोन खुला। कॉर्बेट में मिली फिर से लौटी रौनक। वन्यजीव प्रेमियों में दिखा उत्साह। कई राज्यों से पहुंचे सैलानी। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गिरा पाला। ठंडी हवाओं ने गिराया तापमान। 3 जिलों में कोहरा, बारिश के आसार नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की एक अनौपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित सभी वरिष्ठ और युवा आईएएस अधिकारी उपस्थित रहे। ये बैठक वर्तमान में चल रहे प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन के संदर्भ में थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसी औपचारिक संबोधन का अवसर नहीं है, बल्कि उनके प्रशासन के लिए संवेदनशील और आत्मीय भावनाओं को साझा करने का मौका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने अपनी 25 वर्ष की यात्रा में कई चुनौतियों का सामना किया और इन उपलब्धियों के पीछे राज्य के प्रशासनिक तंत्र की कड़ी मेहनत, निष्ठा और दूरदर्शिता का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी ने कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और संवेदनशील प्रशासन का परिचय दिया है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से साधुवाद देता हूं। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार प्रदेश भर में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत बीते दिन देहरादून पुलिस द्वारा पहचान छिपा कर रह रहे एक बांग्लादेशी कालनेमी पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि आरोपी ममून हसन काफी समय से फर्जी दस्तावेजों के साथ अपना नाम सचिन चौहान बताकर देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। साथ ही शहर के एक क्लब में बाउंसर का काम भी करता था। वहीं प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी मुख्यमंत्री धामी के ऑपरेशन कालनेमी की सराहना की। भूमि उत्तराखंड है, यहाँ झूठ के लिए स्थान नहीं है। युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। उसी तर्ज के ऊपर युवा मुख्यमंत्री ने कालनेमी जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें जो भी लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर झूठी आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं, मुझे लगता है ये देवभूमि है। यहाँ महासु देवता भी हैं और यहाँ न्याय के देवता भी हैं और किसी कीमत पर भी यहाँ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अपनी झूठी पहचान दिखाकर यहाँ रह रहे हैं, वो कल को कोई बड़ा कांड कर सकते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर या आइडेंटिटी बदलकर इस प्रदेश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंपावत में शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर शिक्षकों ने प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति में देरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मिनिस्ट्री कर्मचारी संगठन के संयुक्त सचिव मिंटू राणा और फेडरेशन महामंत्री जीवन ओली के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सभी कर्मचारियों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति के बाद पदस्थापना के लिए
काउंसलिंग के बाद भी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून की ओर से पत्र निर्गत नहीं किया गया है और इसके कारण संगठन से पदाधिकारियों में काफी आक्रोश है। कहा कि 160 प्रधान सहायकों की पदोन्नति के लिए पदस्थापना के लिए काउंसलिंग करवाई जानी है। समय से अनुमति नहीं मिलने के कारण इन सभी कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द समाधान न होने पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने कहा कि उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री का सीधे सीधे उद्देश्य है कि हमारे जितनी भी पदोन्नति होनी है वो समयबद्ध तरीके से होनी है, जबकि हमारी जो प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होनी थी उसकी डीबीसी पूरी तरह फाइनल भी हो गई है। और हमारे डायरेक्टर महोदय जी ने आश्वासन भी दिया था कि हम इसको 20 और 21 को ऑनलाइन के माध्यम में पत्र जारी करेंगे जिससे कि पदस्थापना जारी हो जाएगी। लेकिन किंतु उन्होंने फिर जब पत्रावली की बात आई उन्होंने फिर साइन करने से डिनाई कर दिया और फिर हमने कहा कि भी इसको करो, क्योंकि इससे कई लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। तो इसी कारण बस हमको मजबूर होने पर आज धरने पे बैठ रहे हैं। हमारी क्रांति करने का जो हमें निर्देश प्राप्त हुआ है, इसके हम जब तक हमारी जो सूची पदोन्नति जारी नहीं होती है तब तक हम इसमें धरने में बैठे रहेंगे। नर्सिंग सेवा संघ उत्तराखंड के संरक्षक विजय चौहान ने प्रेस वार्ता में बताया कि नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के 690 पदों का विज्ञापन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा संघ आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से निकल गया है, जिसे तुरंत वापस लिया जाए। नए पदों को स्वीकृत करवाकर नर्सिंग भर्ती नियमावली में संशोधन कर कम से कम 1500 पदों की भर्ती वर्षवार सीनियरिटी के आधार पर अतिशीघ्र निकाली जाए। इसके अलावा उन्होंने ये मांग की है कि जो बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए भर्ती विज्ञापन में कम से कम 2 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाए। साथ ही अन्य राज्यों के नर्सिंग अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि वहां फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर यहां रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिससे यहां के मूल निवासियों का भविष्य संकट में पड़ गया है। आज तक हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में जितनी भी भर्तियां आई है वे सभी वर्षवार आई हैं, सीनियरिटी बेस से आई हैं। और पहली बार सरकार ने अभी 17 और 18 नवंबर को 2 विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें कि परीक्षा के माध्यम से नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी पूर्व से अभी तक भर्तियां होती आई है, पहले तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ पर लगभग नर्सिंग अधिकारियों को प्राइवेट सेक्टरों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। लगभग 10-10, 12-12 साल बाद हमारी भर्ती आती है। हल्द्वानी में स्थायी प्रमाण पत्रों के सत्यापन अभियान के दौरान एक और फर्जी मामला सामने आया है। जांच के दौरान आवेदन में अंजुमन मोमिन अंसार सोसाइटी आजाद नगर नैनीताल द्वारा जारी किया गया कथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया गया था, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, एसडीएम हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी की संयुक्त टीम द्वारा सोसाइटी के पते का सत्यापन किया गया, लेकिन सोसाइटी अपने पंजीकृत पते पर मौजूद नहीं पाई गई। स्थानीय जांच में यह तथ्य सामने आया कि रईस अहमद अंसारी, जो साहूकार लाइन में दुकान चलाते हैं, वही सोसाइटी के नाम पर अवैध रूप से प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। मौके पर पूछताछ में रईस अहमद अंसारी द्वारा स्वीकार किया गया कि वर्ष 2007 से ऐसे प्रमाण पत्र वो जारी कर रहा है। रिकॉर्ड सत्यापन में पाया गया कि ये सोसाइटी वर्ष 2007 से रिन्यू नहीं हुई है। सोसाइटी के अध्यक्ष और महासचिव का निधन हो चुका है और सोसाइटी पूरी तरह से निष्क्रिय और अवैध स्थिति में है। इसके बावजूद एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सोसाइटी का संचालन कर अवैध प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। के जो अधिकारी हैं उनके साथ विजिट की जा रही है और रोज चाहे स्थायी प्रमाण पत्र हो चाहे जाति हो, इसको लेके चाहे सीएससी सेंटर हो, तो इसकी भी जांच की जा रही है। कल आपका आज़ाद नगर के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, अंजुमन मोमिन अंसार करके। तो अब ये जो रजिस्टर्ड जो सोसाइटी है ये 5 तक रजिस्टर्ड थी, उसके बाद आज तक इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। 2006-7 में 5 साल की रजिस्टर्ड थी, इसका मतलब 11 साल तक हम इसको मान सकते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। लेकिन वो वर्तमान तक अपना एक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें जाति भी लिख रहे हैं, उसमें निवास भी लिख रहे हैं और उसी के बेस पे उसको एविडेंस या तथ्य मान के उसको आपका प्रमाण पत्रों में यूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि राज्य में साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा।
ये प्रदेश में एकीकृत व्यवस्था होगी। इसके जरिए केंद्र की एजेंसी के साथ समन्वय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के विरुद्ध पुलिस के नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। पुलिस फोर्स से बड़ी संख्या में साइबर कमांडोज को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। तकनीकी के इस युग में दिनों दिन बढ़ रही साइबर घटनाओं से निपटने के लिए साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राज्य की साइबर अपराध इकाई में स्थापित किया जाएगा। इससे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का सामना करना आसान होगा। हम लोग अपने पूरे साइबर सेल के और जो साइबर क्राइम के विरुद्ध जो हमारा नेटवर्क है उसको हम सुदृढ़ कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से आज यहाँ इन बच्चों से हम लोगों ने इस मुहिम में जुड़ने का आह्वान किया है। हम उनके लिए इंटर्नशिप्स ऑफर करेंगे। हम उनके जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं या उनके जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनको और उच्च भारत सरकार की एजेंसीज तक ले जाएंगे जिनका ऐसा पोटेंशियल है कि वो साइबर क्राइम में कारगर सिद्ध हो सके। तो करेंगे अगली खबर का भवाली से है। भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राती घाट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 4 शिक्षक दुर्घटना का शिकार हो गए। अल्मोड़ा से हल्द्वानी की ओर जा रही एसयूवी अचानक से अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में जा गिरी। हादसे में सुरेंद्र भंडारी और पुष्कर भौसोड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही खैरना चौकी इंचार्ज हर्ष बहादुर पाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया। बचाव के बाद गंभीर रूप से घायल 2 शिक्षकों को 108 आपातकालीन सेवा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी ले जाया गया। यहां पर उपचार के दौरान तीसरे शिक्षक संजय बिष्ट ने दम तोड़ दिया। चौथे शिक्षक मनोज कुमार की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ा है, जिससे ठंडी हवाएं चल रही हैं और तापमान तेजी से गिर रहा है। मैदानी इलाकों में उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के निचले वाले इलाकों में कोहरा दिखा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 23 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। विभाग ने राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कोहरा छाए रहने की संभावना है। राज्य के मैदानी इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा दिखा। वहीं राजधानी देहरादून में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। यहाँ का अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। स्वागत है। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर राईकोट महर क्षेत्र में एनएच द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्य ने स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने सड़क किनारे नालियां तो खोद दी, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया। नालियों से निकली मिट्टी को डंपिंग जोन में डालने के बजाय सड़क किनारे ही छोड़ दिया गया और इसके चलते अब राहगीरों और स्थानीय व्यापारियों को भारी परेशानी हो रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भी भेजा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने प्रशासन और एनएच अधिकारियों से जल्द नालियों का निर्माण कार्य पूरा करने, सड़क किनारे सोलिंग कराने और झाड़ियों की कटाई करवाने की मांग की। सर, यहाँ पे एनएच वालों का ऐसा रहा कि ये नाली का कार्य इन्होंने यहाँ से शुरू किया था। तो नाली का कार्य जब शुरू हुआ था तो इनके द्वारा एक जेसीबी मशीन लगाई गई थी। तो इन्होंने नालियाँ भी आधी खोदी है और उसकी जो मिट्टी है यहाँ डंपिंग जोन में डालने की जगह रोडों के किनारे डाल दी है, जिससे कि ये भवन का कार्य चल रहा है। यहाँ तो ऐसी धूल हो जा रही है जिसका कोई कहना ही नहीं हो रहा है। तो एनएच बेकरी है, बराबर में दुकानें हैं पीछे, इन सबको दिक्कत हो रही है। ये तो शटर बंद करके काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके संज्ञान में एक रिपोर्ट भी डीएम साहब को दे रखी है पिछले हफ्ते। तो सर यही कहना चाहते हैं, अगर कार्य जब शुरू करना है, कार्य जब हो रहा है तो एक साथ होना चाहिए। ये एनएच का कार्य है। अब एनएच के कार्य में बार डिले हो रहा है। कहीं कोई डिले हो रहा है, कहीं कुछ डिले हो रहा है। तो उस कार्य को अगर सुचारू रूप से किया जाए कि एक तरफ से इन लोगों, जैसे कि 1 हफ्ते हो गए इन लोगों को नाली खोदे हुए, अगर वो साथ पक्की करते हुए आते तो एनएच का निर्माण भी अच्छी तरीके से होता और हम लोगों को भी यहाँ कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। ये धूल 1 हफ्ते से काम करके एक दिन मशीन लगा के ये, उसके बाद धूल पूरी शटर, हम तो दुकानें बंद करके बैठे हैं। और इधर ये सामने झाड़ी की वजह से एक्सीडेंट का भी बहुत खतरा है और हमारा तो इसमें एक्सीडेंट भी हुआ था। जो ये झाड़ियाँ हैं तो शासन प्रशासन से हम तो ये कह रहे हैं कि इधर झाड़ी कटवाई जाए और डामरीकरण हो जाए, नाली निर्माण हो जाए इसमें।
रामनगर के बहुचर्चित मांस विवाद में मुख्य आरोपी बनाए गए बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी के परिवार के समर्थन में आज क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट उनके निवास पर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मदन जोशी की धर्मपत्नी ने मीडिया के सामने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार उन्हें टॉर्चर कर रही है। पुलिस बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है। एक दिन के दो बार पुलिस आ जा रही है, 10-10 मिनट में पुलिस आ जा रही है, ना महिला पुलिस आ रही है, ऐसे पुलिस आ रही है धुधु करके कि पूरा घर हिला दे रही है। एक आने का भी होता है, कोई उसमें वो है ही नहीं कि पुलिस ऐसे आ रही है, टूट पड़ी है बिल्कुल, कह रही मैं चौखट उखाड़ के फेंक दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं रोड पर ले आऊंगी। ये कहाँ का वो है? मैं इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बहुत हद से भी ज्यादा टॉर्चर कर रखा है मेरे को पुलिस वालों ने। आप बताइए मैं क्या करूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और पुलिस के कारण मेरे ससुर जी को अटैक आ गया। उनको कुछ कल के दिन कुछ हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? प्रदेश के लोग लगे हैं, मंडलों के लोग लगे हैं, जिले के लोग लगे हैं। जिला अध्यक्ष ने बहुत बात करी है। ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी मदन जोशी के साथ खड़ी है, मदन जोशी के परिवार के साथ खड़ी है। और जिस प्रकार से कल पुलिस ने अगर इस तरीके से किया है तो गलत किया है। पहले तो पुलिस को महिला कांस्टेबल को भी लेके आना चाहिए था घर पे, क्योंकि और जिस प्रकार से मदन जोशी के पिताजी जो पहले से ही हार्ट के मरीज हैं, जिस प्रकार से उनसे बातें की गई उसकी हम निंदा करते हैं और पुलिस वालों से भी जवाब देंगे कि आखिर ठीक है, कानूनी कार्रवाई करो, विधि के अनुसार चलो, लेकिन जो नियम है उसको भी साथ में लेके चलना चाहिए। देहरादून के अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय परिसर में आवंटित भूमि और पुराने जिला जजी परिसर भूमि को उनके पक्ष में आवंटित कर दोनों जगहों पर चेंबर निर्माण कराने की मांग की है। इस पर अधिवक्ता कई दिन से धरने पर बैठे हैं। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और अन्य लोगों की मुलाकात हुई और आज उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली के साथ देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने अधिवक्ताओं से मिलकर उनकी मांगों के लिए आश्वासन दिया, लेकिन अधिवक्ताओं का प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस बीच उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि सरकार हमें मुफ्त में चेंबर निर्माण करके दे और सरकार सिर्फ मौखिक आश्वासन दे रही है, जिससे काम नहीं चलेगा। ये विषय बड़ा गंभीर होता जा रहा है। मुझे खुद, क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ बार काउंसिल का, तो मुझे खुद दुख होता है जिन बच्चों को और जो वकील यहाँ पे न्यायालय में काम करने चाहिए, न्याय बातकारी को न्याय मिलना चाहिए उनके द्वारा, वो आज सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन मजबूर हैं। जब बैठने की हमारी जगह नहीं है। आपका कहना ठीक है, सरकार ने बातचीत की, कल हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, वहाँ मिल के भी आया। उन्होंने कहा इस चीज़ को कि हम आपकी बातों पर विश्वास करेंगे और कोई ना कोई काम करेंगे, लेकिन वो मौखिक आश्वासन से नहीं चलेगा। हमें जो हमारी मांग थी, फ्री में चैम्बर बना के दे, सरकार देती है, ऐसा नहीं है। सरकार कई जगह बजट देती है, इसीलिए बजट देने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उनके प्रतिनिधि हमारे ही आगे सारे काम करते हैं। उनका नॉमिनेशन ले लो, जो उनका कभी मुकदमे होते हैं वो सब, हम लोग कोई पैसा भी चार्ज नहीं करते, जो बड़े नाम होते हैं। तो अगर हम लोग इतना लिहाज करते हैं, उन्हें भी हमारे इतना लिहाज करना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हुई हैं। बातचीत हमारी बड़ी सार्थक हुई है। कल जब हमारे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और हमारी काफ़ी सारी मांगे उन्होंने सुनी हैं और उन्हें भरोसा दिलाया कि हम इन्हें निश्चित तौर पर हमारी जो भी समस्या है इनका समाधान होगा। आज बगोली जी आए थे यहाँ पे जो है, और उन्होंने भी वही बातें दोहराई है कि हम अधिवक्ताओं को परेशान नहीं होने देंगे, ये जो है। पर देखिए, अब सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे आती है कि वो आती है रेवड़ियों पर आश्वासन पे। आपने कैबिनेट में कोई फैसला लेना है, मतलब देहरादून में ही आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बुला लीजिए, आप फैसला लीजिए। क्योंकि जो चुनाव के दौरान रेवड़ियाँ बढ़ती हैं या आश्वासन दिए जाते हैं वो पूर्ण नहीं होते कभी भी। जी, बीते 13 दिनों से हड़ताल यहाँ पे चली जा रही है और हम अधिवक्ता साथी यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। तो आवश्यकता यदि पड़ी तो मेरे द्वारा भूख हड़ताल पे भी बैठने का निर्णय लिया गया है, यदि बार एसोसिएशन मुझे आदेश करे तो। मैं अपनी यही बात कहना चाहूँगा यहाँ पे आप सभी के समक्ष। और इतने दिनों से बीते हड़तालों में ज्ञापन हम देते सौंप के ज्ञापन देते कब तक कार्य चलेगा। आवश्यकता पड़ने पे मेरे द्वारा भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है बार एसोसिएशन देहरादून यदि मुझे आदेश करे, अन्यथा मेरे गुरुजनों के नेतृत्व में भी यह कार्य संभव है मेरे लिए। विकासनगर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए एक बड़ी पहल 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बाईपास सड़क के निर्माण कार्य का आज विधिवत शुभारंभ हुआ।
क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पूजा अर्चना के बाद सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया। मौके पर उन्होंने खुद गेज से माप लेकर सड़क की गुणवत्ता की जांच की। विकासनगर में लंबे समय से जनता को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा था। ऐसे में बाईपास सड़क का निर्माण स्थानीय लोगों के लिए राहत की बड़ी उम्मीद लेकर आया है। निर्माण स्थल पर पहुंचे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने साफ कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। हमारा जो कैनाल रोड हम इसको बोलते हैं, ये अब इफेक्टिवली विकासनगर बाजार का बाईपास है और जितना सब भारी वाहन है उसको हम इसी से ही पास करते हैं। दिन में बाजार से हम भारी ट्रक वगैरह की एंट्रीज बंद रखते हैं तो उसको भी इसी से जाना है। ऊपर से तमाम सारे ट्रेडर्स के जो बड़े गोदाम वगैरह वो सब इसी रोड पे आ रहे हैं। इसको 10-10.5 करोड़ का एक निर्माण का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। उसको रोकना हमें इसलिए पड़ा, देर उसमें इसलिए हुई कि ये पूरा के पूरा रोड पर जितना भी हमारा नगर पालिका क्षेत्र में है, जो यूएसडीए का प्रोजेक्ट है, वो यूएसडीए का प्रोजेक्ट में ये पूरे के पूरा इसमें सीवर लाइन और पाइपलाइन पड़ी है और पूरी के पूरे रोड का एक्सकवेशन हुआ है, खुदाई हुई है। तो सबसे पहले तो जो आप अभी देख रहे हैं, ये पहले जो यूएसडीए के प्रोजेक्ट में एक्सकवेशन हुआ है, उस एक्सकवेशन का उसका पहले उसकी ड्रेसिंग की गई है, उसका कॉम्पैक्शन किया गया और फिर उसके ऊपर अभी ये डाला जा रहा है। विधि विधान के तहत आज भगवान आदि केदारेश्वर महादेव मंदिर के श्री द्वार 6 महीने के शीतकालीन अवकाश के लिए बंद कर दिए गए। पंच पूजा के दूसरे दिन अन्नकूट भोग और अभिषेक के बाद दोपहर में ये प्रक्रिया संपन्न हुई। इस मौके पर देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए मौजूद रहे। इसी क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 25 नवंबर को शीतकालीन हेतु बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आने के साथ ही धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 16,38,370 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में नारायण हरि के दर्शन कर चुके हैं। और इन सभी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।